हाय एवरीबॉडी, मैं हूं निकोलाई टंजन, नॉर्वेजियन सॉवरेन वेल्थ फंड का सीईओ और आज मैं काफ़ी खुश हूं क्योंकि मेरे साथ हैं माला गांवकर। हम काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं। माला ने सर्गो कैप की शुरुआत $1.8 बिलियन से की थी और आज वो $6 बिलियन तक पहुंच गई है। इससे पहले उन्होंने 23 साल लोन पाइन कैपिटल में फाउंडिंग पार्टनर के तौर पर काम किया, जो अब तक के सबसे सफल हेज फंड्स में से एक है। आपके आने से खुशी हुई। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप मुझे सर्गो कैप के बारे में बताइए और ये क्या काम करता है। हाँ, सर्गो कैप वही करने की कोशिश करता है जो कई इन्वेस्टमेंट फर्म करती हैं। ये 3 से 5 साल के साइकिल में मार्केट से कम रिस्क के साथ मार्केट को मात देने की कोशिश करता है। रिस्क का मतलब कैपिटल का नुकसान है, न कि वोलेटिलिटी। और हम इसे हासिल करने की कोशिश इस तरह करते हैं कि दुनिया में मौजूद सच में बहुत अच्छे बिजनेस में से बहुत कम बिजनेस को पहचानते हैं। और हम ये एक हमारा प्रोडक्ट असल में हमारा प्रोसेस है, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जिसमें बहुत खास फैक्टर्स को देखा जाता है, जो असल में जैसा कि आपने पहले बताया, मेरे सीखे हुए सबक, मेरी कई गलतियों और सीखे हुए सबक का निचोड़ है, जो मैंने 23 सालों तक बिज़नेस के कुछ बेहतरीन लोगों, लोन पाइन में मेरे पुराने साथियों के साथ इन्वेस्ट करके सीखे हैं। तो इसी डिस्टिलेशन से सर्गो बना। एक शानदार बिज़नेस की पहचान करने के कई अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शानदार बिज़नेस वो होता है जिसके पास बहुत लंबे समय तक चलने वाले मोइट्स हों, और यही ड्यूरेशन हमारा असली डिफरेंशिएशन है। इसलिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल है, उन्हें मुकाबले से बाहर करना मुश्किल है। दुनिया में कितनी बेहतरीन कंपनियां हैं? जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा हैं। हम असल में 4 वर्टिकल्स पर फ़ोकस करते हैं, जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ऐज है, एक बहुत ही ख़ास फैक्टर से। तो अब 30 साल के इन्वेस्टिंग के अनुभव पर वापस आते हैं। हर बिज़नेस एक टेक्नोलॉजी बिज़नेस है ना? तो अगर आप एक एरोस्पेस कंपनी हैं या मेड टेक बिज़नेस या फाइनेंशियल डेटा बिज़नेस, तो आप अपनी बैकबोन में एक टेक्नोलॉजी कंपनी हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर और क्वालिटी के साथ डिलीवर करना चाहते हैं, तो आपको एक टेक बिज़नेस होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बिज़नेस के टेक स्टैक मैप को समझना एक ऐसी चीज़ है, जिस पर हम बहुत टाइम बिताते हैं, खासकर नॉन टेक बिज़नेस में। ये है पहला पॉइंट। दूसरा है, कैसे पुरानी टेक्नोलॉजीज़ आज के टाइम में बिल्कुल नए तरीकों से डिसरप्शन ला रही हैं। जैसे अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को देखें, जो टेक इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है, वो आज डिसरप्ट हो रही है एक ऐसी टेक्नोलॉजी से, जो 1976 में इन्वेंट हुई थी, यानी लिथियम आयन बैटरी। ये चीज़ मुझे हमेशा बहुत फ़ैसिनेटिंग लगती है। जब हमने कोरिया में इन्वेस्ट शुरू किया था, तब जीपीयूज़ खरीद रहे थे ताकि वीडियो गेम्स ज़्यादा फन और एंगेजिंग दिखें। अब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, वही जीपीयूज़ एआई को ड्राइव कर रहे हैं, जो हमारे समय की सबसे बड़ी सोशल, डेमोग्राफिक और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स में से एक है। मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पुरानी टेक्नोलॉजीज़ नए तरीकों से डिसरप्शन ला रही हैं, और हम नॉन टेक बिज़नेसेस में भी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते हैं। और हम इस पर फिर लौटेंगे। लेकिन जब आपने फंड सेट किया था, तब आपने खुद पर किस तरह की सेल्फ इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट्स रखी थीं? हाँ, तो ऐसा करने के कुछ तरीके हैं। एक है फ़ोकस। तो हमने तय किया, मैं टीम को छोटी ही रखना चाहती थी। ऐसा करने के कुछ तरीके हैं। एक है फ़ोकस। इसलिए हमने डिसाइड किया, या कहूँ तो मैंने चाहा कि हमारी टीम छोटी ही रहे। अगर मुझे सीईओ से एक सबसे कंसिस्टेंट एडवाइस मिली है, और इनमें से कई तो इस पॉडकास्ट पर भी आ चुके हैं। आप चाहे बड़ी कंपनीज़ चला रहे हों या छोटे बिज़नेसेस के फाउंडर, मेन बात यही थी, टीम का साइज़ छोटा रखो। बात सिर्फ़ एयूएम की नहीं है। हाँ, $1 को मल्टीप्लाई करना बिलियन डॉलर से ज़्यादा आसान होता है, लेकिन टीम छोटी रखना और कोलैबोरेटिव, क्रॉस बॉर्डर थिंकिंग वाला एनवायरनमेंट बनाना, जो क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करने के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। कितनी छोटी? हमारी एक इन्वेस्टमेंट टीम है जिसमें डेटा साइंस टीम भी शामिल है, और हम रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं, ऐसे ही एक टेबल के चारों तरफ, ताकि हम एक प्रॉपर राउंड टेबल डिस्कशन कर सकें। जैसे कि आपने सुना ही होगा, जेफ बेज़ोस 2 पिज़्ज़ा बॉक्स टीम्स की बात करते हैं, लेकिन हम तो एक ही पिज़्ज़ा बॉक्स वाली टीम साइज़ पर रहना पसंद करेंगे। बस एक बॉक्स। तो मुझे मैं कहूँगा कि ये पर पर्सन ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं है। एग्ज़ैक्टली, हम चीज़ों को आसान रखते हैं। हम नॉर्वेजियन दुनिया में सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने वाले लोग हैं। कहा जाता है कि हम करीब 11 किलो पर पर्सन खाते हैं। सच में, हाँ, हाँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। लेकिन जब आप अपनी कंपनी को दूसरे टेक इन्वेस्टर्स के मुकाबले देखती हैं, तो आपके हिसाब से इसमें क्या अंतर है? हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी नॉन टेक्नोलॉजी बिजनेस के साथ कहाँ मिल रही है, और जैसा कि मैंने कहा, पुरानी टेक्नोलॉजी नए तरीकों से कैसे बदलाव ला रही है। तो ये एक एंगल है। हम कॉम्पिटिटिव और कस्टमर और दूसरे चेक की आम चेकलिस्ट भी देखते हैं। मैं कहूँगी कि दूसरा बड़ा सबक बायस के बारे में है, और आप आज डेटा साइंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने इन्वेस्टमेंट करियर की शुरुआत में नहीं कर पाते थे। ये देखते हुए कि मशीन लर्निंग अब कितनी तेज़ और ओपन सोर्स हो गई है। आप बहुत कम लागत में बहुत मजबूत थर्ड पार्टी डेटा चेक बना सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटेड सर्वे, बाज़ारों और टेक एडॉप्शन के आसपास अलग-अलग डेटा पॉइंट्स की ऑटोमेटेड ट्रैकिंग शामिल है, जो हम 90 के दशक के आखिर में अपने करियर की शुरुआत में नहीं कर पाते थे।
क्या आप एग्जाम्पल दे सकती हैं? अब आप ऐसा क्या कर सकती है जो पहले नहीं कर सकती थी? तो बहुत स्पेसिफिकली अगर आपको प्रोडक्ट अडॉप्शन को ट्रैक करना हो, जब हम शुरुआत कर रहे थे जैसे 1998 में लोन पाइन में, तब मैं जब अर्ली अडॉप्शंस देख रही थी, जैसे अडोबी प्रोडक्ट्स के बारे में, जब वो क्लाउड पर ट्रांजिशन कर रहे थे, तो वो एक बहुत ही मैनुअल प्रोसेस था। बाहर जाकर कस्टमर से संपर्क करना पड़ता, सर्वेज ज़्यादातर फ़ोन पर ही करनी पड़ती, रिस्पॉन्स रेट्स ट्रैक करना भी काफ़ी ट्रिकी होता था। लेकिन अब इन कामों के लिए हम एक्चुअली सर्वे बॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, ऑगमेंटेड ह्यूमन सर्वेयर्स और साथ ही डीपर डाइव्स भी कर सकते हैं। हम मशीन लर्निंग से बहुत ऑटोमेटेड तरीके से ज़्यादा एसक्यूज ट्रैक कर सकते हैं। हम वेब स्क्रैप कर सकते हैं और साफ कहें तो पहले ऐसा स्केल और स्कोप नहीं था ताकि प्रोडक्ट अडॉप्शंस देख सकें, ये पता लगाएं कि कौन सप्लायर्स के लिए ओपन एपीआईज रखता है और कौन नहीं। तो इसमें टेक स्टैक मैपिंग, प्रोडक्ट अडॉप्शन, कस्टमर अडॉप्शन, यहाँ तक कि आम कंज्यूमर अडॉप्शन डेटा के बाहर भी कई तरह की चीज़ें शामिल हैं, जिसे अब कंज्यूमर दुनिया में काफ़ी सख्ती से ट्रैक किया जाता है। क्या आप मानती है कि भविष्य में इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस छोटे होंगे? मुझे लगता है कि ये छोटी होंगी और शायद इन्हें छोटी होना चाहिए क्योंकि ह्यूमन कोलैबोरेशन सबसे अच्छा छोटे स्केल पर काम करता है। सबसे इंटरेस्टिंग डेटा और वो आइडियाज़ जो अक्सर मिसिंग होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के बॉर्डर्स के पार से आती हैं। जैसे एआई कैसे मेडटेक में इन्फ्लुएंस कर रहा है या एयरोस्पेस में मटेरियल साइंस इनोवेशन को कैसे प्रभावित कर रहा है। मुझे लगता है कि ये एंगल्स कहीं ज़्यादा दिलचस्प हैं, जितना एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी में एआई के रूप में देखना। आपकी कंपनियों में एआई के ऐसे कौन से सबसे ज़्यादा या कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले लगते हैं? मुझे लगता है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो हो रहा है, वो शायद उतना अच्छे से और बड़े पैमाने पर समझा नहीं जा रहा जितना उसे समझना चाहिए। तो आपको एक बहुत ही खास और रोचक उदाहरण देती हूँ। अगर आप इमेजिंग स्पेस को देखें, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, पीईटी स्कैन वगैरह, तो इन मेडिकल इमेज को जिस सटीकता, क्लैरिटी और स्पीड से अब लिया जा सकता है, वो पिछले कुछ सालों में लगभग 70% की रफ्तार से बेहतर हो रही है, जबकि कुछ साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। दुनिया भर में बढ़ती उम्र की आबादी के लिए ये न सिर्फ थेरेप्यूटिक केयर, बल्कि प्रिवेंटिव केयर के लिए भी बहुत मददगार रहा है और इस तरह से ऑब्वियसली ये केयर को ज़्यादा किफ़ायती बनाता है। तो मुझे लगता है कि इमेजिंग के आसपास ये एक बड़ा एरिया है और ये समझना कि ये पुरानी बीमारियां कैसे बढ़ रही हैं। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इन बीमारियों को शुरुआत में ही रोकना एक बड़ी बात रही है। दूसरा बड़ा एरिया ये है कि सर्जरी कैसे की जाती है, तो मुझे लगता है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एआई और रोबोटिक्स के बारे में बात करते हैं। जो चीज़ लोग कभी-कभी नहीं समझ पाते, वो ये है कि पूरी दुनिया में लगभग 300 मिलियन सर्जरीज़ होती हैं और ये अब रोबोटिक सर्जरी से प्रभावित हो रही हैं, खासकर इंट्यूटिव सर्जिकल जैसी कंपनियों के ज़रिए। तो मुझे लगता है कि ये एक और बड़ी कैटेगरी है, जहाँ आपको असली इनोवेशन होते हुए दिख रहा है, जहाँ हैप्टिक, फीडबैक मैपिंग सॉफ्टवेयर और सर्जरी करने के आसपास बेहतर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन सच में कम गलतियों की ओर अ, ले जा रहा है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आसान ट्रेनिंग और कुल मिलाकर एक बेहतर माहौल कि ये थेराप्यूटिक इलाज कैसे किए जा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट्स को कंट्रोल करने पर एक बड़ी चर्चा है और मुझे उम्मीद है कि एआई को सही तरीके से लागू करने से इसमें मदद मिल सकती है। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये आइडिया कि कैसे टेक्नोलॉजी नॉन टेक बिजनेसेस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है और कैसे हम डेटा का इस्तेमाल करके ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डी बायस कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा है जिस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप कंसंट्रेशन में विश्वास करती हैं। जब आप कुछ चुनती हैं, तो आप काफ़ी बड़ा कदम उठाती हैं, है ना? हाँ। तो बताइए आप कंसंट्रेशन के बारे में कैसे सोचती हैं? मैंने जानबूझकर इन 4 वर्टिकल्स पर फोकस किया है, जो कि हैं एंटरप्राइज़ डेटा जैसे ब्रॉडली टेक, फाइनेंशियल सर्विसेज़, हेल्थ केयर सर्विसेज़ और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि मुझे लगा कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के ये थीम्स सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं और जहाँ आप मार्केट लीडर्स देख सकते हैं, जिनके पास बहुत ड्यूरेबल मोड्स हैं, जो इंक्रीमेंटल रिटर्न्स के लिए काम करते हैं और उस इंक्रीमेंटल रिटर्न पर आप जो कैपिटल लगा सकते हैं, उसका रास्ता आज के हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को देखते हुए ज़्यादा साफ है। तो हम सिर्फ इन 4 एरियाज़ पर फोकस करते हैं और हम थीमेटिक एक्सपोज़र के बारे में भी सोचते हैं और इसका कारण बहुत सीधा है। एक तो मुझे लगता है कि ये आपको ऑफेंस खेलने का मौका देता है, क्योंकि किसी न किसी समय में मार्केट स्ट्रक्चर की पैसिव नेचर के कारण थोड़ी-सी ऑड फैक्ट्री रोटेशन किसी पोर्टफोलियो को डिसरप्ट कर सकती है। ये हमें उन पीरियड्स में ऑफेंस खेलने का मौका देता है और हमें लगता है कि इन 4 सेक्टर्स में हर एक में कई दिलचस्प इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, जहां हम किसी प्रकार का समझौता नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हर नाम के लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म थीसिस के अलग-अलग और मजबूत ड्राइवर्स हैं। आप भारत में बड़ी हुईं और मैंने आपको एक पॉडकास्ट पर खाने के बारे में बात करते सुना, तो आप पोर्टफोलियो को कैसे स्पाइस अप करती हैं?
मैं हमारे लिए क्वालिटी को स्पाइस मानती हूँ। हम ऐसे बिजनेसेस पर फोकस करते हैं जिनके पास मोड्स हों और जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक टिके रहें। और हमारे पास डेटा को ट्रैक करने के बहुत डीबायस्ड तरीके हैं जो सिर्फ मेरी या टीम की इंट्यूशन पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि असल में सिस्टमैटिक थिंकिंग पर आधारित होते हैं, न कि सिलोएड थिंकिंग पर। यही स्पाइस है। मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि ये सोचने के लिए एक बेहद कठिन चीज़ है और इसे अच्छे से करना बहुत चैलेंजिंग है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा और बात करना ज़रूरी है। और निकोलाय, आप तो खुद एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, हम दोनों को कानेमन, ट्वेर्स्की और थालर का काम बहुत पसंद है ना? मुझे याद है कि एक बार मेरे पापा ने मुझे बर्ट्रैंड रसल का एक शानदार कोट दिया था, जो था, "मनुष्य कुछ भी कर सकते हैं, बस ये नहीं करना चाहते कि सोचना पड़े।" और ये बहुत सीधा है, जैसे कि कानेमन सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। सिस्टम 1 थिंकिंग वो इंट्यूटिव गट फीलिंग है, जो कि सच में पॉजिटिव होती है। ये इंसानियत को रोज़-रोज़ के कामों में तेज़ और फ्लूइड रिएक्शंस देने में मदद करती है और ये बखूबी काम करती है। लेकिन सिस्टम 2 थिंकिंग, जो कि बहुत मुश्किल होती है, जो सच में गहराई में जाकर और मेथोडिकली और लॉजिकली सोचना है, तो मैं हमेशा ये ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ कि मेरी टीम और हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम 2 थिंकिंग से ड्रिवन हो। यहाँ मुझे बीच में कहना है कि मैंने एक बार आपको अपनी मास्टर्स थीसिस के लिए इंटरव्यू किया था। ओह, दैट्स राइट। इन फैसले लेने में, जो असल में इसी बारे में था। तो बताइए, आप कब इंट्यूशन का इस्तेमाल करती हैं और कब आप एनालिसिस का इस्तेमाल करती हैं? तो आपके करियर के दौरान पैटर्न रिकॉग्निशन के आपके इस्तेमाल में कैसे बदलाव आया है? मेरे पैटर्न रिकॉग्निशन में मुझे लगता है कि जो बदलाव आया है, वो ये है कि अब मैं ज़्यादा इंडिविजुअल एनालिटिकल व्यू पॉइंट्स पर नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचती हूँ। और इसलिए शायद मैंने पहले पर्सन या सीईओ या लीडरशिप या हीरो मॉडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और जिस सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में कंपनियां और बिजनेसेस काम कर रहे थे, उसे उतना ध्यान नहीं दिया। और ये मैंने हार्ड लर्निंग के तौर पर किया। मैं बहुत सारे फेलियर्स देख चुकी हूँ। मेरी पहली नौकरी वर्ल्ड बैंक में जूनियर एनालिस्ट के तौर पर रूस और मंगोलिया में काम करना थी। मैं वहाँ गई थी। ये एक बहुत ही पॉइंटेंट एग्जाम्पल है। मैं वहाँ ये सोचकर गई थी कि ठीक है, जब हम इन सरकारी कंपनियों को लेंगे, तो हम उनका वैल्यूएशन करेंगे। हम अलग-अलग लोकल बैंक ब्रांच के जरिए टिकट बाँटेंगे, स्टॉक मार्केट खोलेंगे, कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। इतिहास का अंत हो गया। जो हुआ, वो थोड़ा अलग ही निकला, है ना? इसके बजाय बहुत सारे करप्ट और गलत प्रैक्टिसेस तेज़ी से बढ़ गए। इन सारे देशों में ऑटोक्रेसी का उभार हुआ और आज भी न्यूज़ हेडलाइंस में यही सब बातें चल रही हैं। आप 70 साल पुरानी कम्युनिस्ट हिस्ट्री को बस ऐसे नज़रअंदाज या अलग नहीं कर सकते और ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि लोग रातों-रात पूरी तरह नया सोचने का तरीका अपना लेंगे। मुझे लगता है कि आज भी यही सच है, जब आप बिज़नेसेस को नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको देखना होता है दूरबीन और माइक्रोस्कोप से, ताकि आप सिस्टमैटिक तरीके से और साफ-साफ सोच सकें कि ये बिज़नेसेस आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हैं, उसमें कैसे इवॉल्व करेंगे। तो ये कुछ ऐसा है, जिस पर मैं बहुत सोचती हूँ कि हम अपनी सोच की इन स्पेसिफिक फेलियर्स को कैसे सही करें। आप प्राइवेट कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। हाँ, तो फिर आपने ऐसा करने का फैसला क्यों किया? मुझे लगता है कि अ, हम ज़ाहिर तौर से जानते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में बहुत बड़ी मार्केट कैप्स और बड़ी कंपनियां मौजूद हैं और हम ये भी जानते हैं कि पब्लिक मार्केट्स में अब पहले जितनी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि उनकी संख्या पिछले कुछ समय में काफ़ी कम हो गई है। तो इन ट्रेंड्स के अलावा प्राइवेट मार्केट्स को देखने का एक और कारण ये है कि ये अक्सर सबसे ज़्यादा डिसरप्टिव होते हैं। बदलाव कोर पर नहीं, बल्कि किनारों पर होता है ना? यही मेरा फंडामेंटल व्यू है। और किनारे पर छोटे बिजनेसेस, प्राइवेट कंपनियां, अनसंग फाउंडर्स होते हैं, जो अभी उभर रहे हैं, वहीं मार्जिन पर बदलाव होगा। तो ये देखना कि हमारे नेटवर्क्स और सोच सिर्फ अमेरिका में नहीं, बल्कि ग्लोबली इन 4 क्षेत्रों में हो। ये 4 बड़ी इंडस्ट्री जिन पर हम फोकस करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्राइवेट कंपनियों से बात करना उस प्रक्रिया का हिस्सा है। बस ये इतना आसान है। आप नए आइडियाज़ कैसे ढूँढती हैं? जैसे कि क्या आप सुबह उठती हैं और सोचती हैं, बैंग मुझे ये देखना है? तो ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठती हूँ और बैंग मुझे ये देखना है। असल में ये एक लंबी प्रक्रिया है। मेरे लिए ये आइडियाज़ की एक लंबी इंक्यूबेशन प्रोसेस होती है। तो मैं बहुत पढ़ती हूँ, सोचती हूँ और फिर अपनी टीम से बात करती हूँ और जो भी ब्रॉडर नेटवर्क्स हमारे पास हैं, उनसे डिस्कस करती हूँ। लेकिन फिर जैसा मैंने पहले कहा था, बदलाव किनारे पर होता है तो ये असल में फील्ड में जाने की बात है। ये उस ऑब्सक्योर इंडस्ट्री ट्रेड शो में जाने के बारे में है, जो ऑटोमेशन, नए रोबोटिक सिस्टम्स को फीचर करता है, जहाँ मुझे एक नया आइडिया मिल सकता है। ये हो सकता है कि ये एक ऑनगोइंग सर्वे हो, जो हम एआई डेवलपर्स और नॉन टेक इंडस्ट्रीज के बीच लगातार करते आ रहे हैं। ये देखने के लिए कि वे वास्तव में क्या काम कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, जो काम कर रहा है और जो नहीं कर रहा है।
तो ये असल में मैं कहूँगी ज़्यादा ऑब्स्क्योर नज़रिए से होती है, जहाँ से मुझे अपने सबसे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं, बजाय इसके कि मैं सिर्फ मौजूदा बड़े प्लेयर्स से बात करूँ, हालाँकि वो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। तो फिर आपको एक आइडिया आने के बाद उसका क्या करेंगी? अगला कदम, जैसा आपने पहले इंट्यूइशन, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग के बारे में पूछा था, वो है कि उसे एक बहुत फाइन फिल्टर से गुज़ारना, जो कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है। मैं बहुत मानती हूँ कि चेकलिस्ट ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए। हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं और फिर जैसा कि मैंने पहले बायसेस के बारे में कहा था, ये देखते हैं कि हमारे पास थीसिस को ट्रैक करने का तरीका हो और ये भी कि हम उस रोप को पकड़ पाएँ। और इसका कारण ये है कि मुझे लगता है कि हम कई कलरफुल नामों वाले बायसेस के शिकार होते हैं, है ना? जैसे कन्फर्मेशन बायस, अवेलेबिलिटी बायस या संक कस्ट बायस। जब मैं अपनी कई इन्वेस्टमेंट गलतियों को देखती हूँ, तो वो सब इन बायसेस में से एक या दूसरे के कारण थीं। ये बहुत इंसानियत की बात है, ये नेचुरल है और इनमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए शायद थोड़ा कम। तो इसलिए मैं ध्यान देना चाहती हूँ कि हमारे पास ऐसा डेटा पॉइंट हो, जिससे हम इन्वेस्टमेंट थीसिस को अनबायस्ड तरीके से जोड़ सकें, ताकि इन्वेस्टमेंट टीम और मैं इसे ट्रैक कर सकें और देख सकें कि हम थीसिस के लिए हेडविंड्स बनने वाले इश्यूज को नज़रअंदाज नहीं कर रहे। तो मैं इस पे बहुत टाइम बिताती हूँ। मैं ये भी मेक श्योर करने में बहुत टाइम लगाती हूँ कि पता है, हम ओमिशंस और कमिशंस की गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि हम गलतियाँ करने से बचें। तो मेरा काफ़ी समय इस बात पर भी सोचने में जाता है कि कौन-सी असम्पशन्स बनाई जा रही हैं, जो शायद गलत हो सकती हैं। चीज़ें कहाँ गलत हो सकती हैं, कहाँ मार्केट डिसरप्शंस हो सकती हैं और ये भी एक चीज़ है जिस पर मैं ध्यान देती हूँ। फोमो शायद सबसे बड़ी समस्या है ना? तो मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि चलिए फोमो से टोमो की ओर बढ़ते हैं, थॉटफुली मिसिंग आउट, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम जो भी नया फ्लेवर हो उसे देख रहे हैं। शायद हम अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकते, तो हमें यह स्पष्ट करना होगा कि हमारी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, उसे बढ़ाते रहो। लेकिन सीमाएँ साफ हो, तो मैं कहूँगी कि मेरे आइडियाज़ उतने ही ज़्यादा टीम को स्टीयर करने से जुड़े हैं, जितने कि स्पेसिफिक स्टॉक्स से। आप उनका इस्तेमाल कैसे करती हैं? क्या वो फैसले लेती हैं या वो आपके फैसले लेने में आपकी मदद करते हैं? मेरी टीम बहुत अनुभव वाली है और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं इस छोटे से ग्रुप के साथ काम करती हूँ, जिनके पास 1 दशक या उससे ज़्यादा का स्टॉक मेकिंग अनुभव है और मैं इन्हें अपने कोलैबोरेटर्स की तरह इस्तेमाल करती हूँ। मैं सच में इन्हें ऐसे लोग मानती हूँ, जो मेरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मेरे ख़्याल से ये एक बहुत बड़ा टीम स्पोर्ट है, इसलिए मज़बूत टीम की ज़रूरत होती है। मैं खुद को कोच और मेंटर के तौर पर देखती हूँ। सर्कल कैप का एक बड़ा ड्राइवर यही है कि मैं अगले दौर के शानदार इन्वेस्टमेंट टैलेंट को अ, आकर्षित कर सकूँ और उन्हें मेंटर कर सकूँ। तो समझदारी से कुछ छोड़ देना, क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो आपको किसी चीज़ से दूर रखेंगे? हाँ, तो मेरी नज़र में पहला है कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन के कारण किसी बिज़नेस में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी फाउंडर को अगला मसीहा मानकर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ और समस्याएँ हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। असल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। जब भी मुझे ऐसा दिखता है या जब मैं खुद किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती हूँ, तो मैं इसे एक रेड फ्लैग मानती हूँ। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बिजनेस के सभी पहलुओं पर बैलेंस्ड और सोच समझकर विचार कर रहे हैं, बजाय इसके कि सिर्फ एक पर फोकस करें। और मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां बायस स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि हम इंसान स्वाभाविक रूप से उस बड़े और रोमांचक पल को खोजने के लिए ट्रेंड होते हैं। यही हमारा विकास था, है ना? हम उस शिकारी को ढूंढ रहे थे जो हम पर हमला करने वाला था। लेकिन असल में मुझे लगता है कि आज की दुनिया में ये इतना सरल नहीं है। इनफैक्ट ये बेहद जटिल है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सही हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, और इन सभी पहलुओं पर समय बिताना यही मैं देखती हूँ कि हम करें। ऐसा नहीं करने पर मैं गलतियाँ करती हूँ। इसमें इमोशंस को छोड़ना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पास एक मेथोडोलॉजी और प्रोसेस होना चाहिए, जो इसे आपके सिस्टम 2 थिंकिंग में लाए और ऐसे टूल्स बनाए, जिससे आप और आपकी टीम इस दिशा में कदम बढ़ा सकें। याद रखें, जैसे ही हम मार्केट्स के नेचर के बारे में बात करते हैं, स्टॉक्स उतना ही नैरेटिव पर चलते हैं, जितना कि वे नंबर्स पर चलते हैं। हम्म। तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट का सम्मान करना चाहिए और उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की सराहना करनी चाहिए। सोवियत यूनियन के आखिरी दिनों में भी, और वह कितना शक्तिशाली था, और मुझे लगता है कि हमें इसे बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है। आपने मोएट लॉन्ग टर्म मोएट का एक डेफिनिशनल क्वालिटी के रूप में ज़िक्र किया था। तो बाकी किस प्रकार की क्वालिटी साइंस आप देख रही हैं?
तो जब मैं मोएट की बात करती हूँ तो मेरा मतलब है एक ऐसा बिजनेस जो हाई इंक्रीमेंटल आरओआईसीज पर काम करता है, क्योंकि आखिरकार किसी बिजनेस का वैल्यू उस रिटर्न पर निर्भर करता है जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल से मिलता है, और उस कैपिटल को आप जो रिटर्न्स पा सकते हैं उन पर लगाएंगे, है ना? तो ये बैलेंस है कि आरओआईसी किस चीज़ से ड्राइव हो रहा है और फिर इसे मल्टीप्लाई करना। बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन असल में सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? अगर सिर्फ प्राइस बढ़ाकर हो रहा है, तो मुझे वो पसंद नहीं। लेकिन अगर प्राइस बढ़ाने के साथ फीचर इनोवेशन, मार्केट ग्रोथ, नए जियोग्राफीज़ या नए प्रोडक्ट्स के ज़रिए हो रहा है, तो वो शानदार है। तो आरओआईसी को ड्राइव करने के लिए मल्टीपल लेवर्स होना बड़ी बात है। दूसरा ये कि आप उन इंक्रीमेंटल रिटर्न्स पर कितना कैपिटल लगा सकते हैं। कुछ बिज़नेसेस, खासकर बेहतरीन वाले, जिनके पास हाई इंक्रीमेंटल रिटर्न्स होते हैं, लेकिन जिनमें वो कैपिटल लगाने की क्षमता घटती जा रही है। वैसा ग्रोथ मार्केट अब वहाँ नहीं है। इसीलिए ये समझने की कोशिश करना कि वह किस तरह का बिज़नेस है, और अगर उनके पास बहुत सारा कैपिटल है जिसे वे लगा सकते हैं, और हम आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये देख रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये देखना होगा कि हमें लगाए गए कैपिटल के लेवल के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है मौजूदा बिज़नेस की सेल्स और साइज़ के मुकाबले, क्योंकि इससे एग्जीक्यूशन रिस्क बढ़ता है, जिसके बारे में मुझे बहुत सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इंक्रीमेंटल रिटर्न का कॉम्बिनेशन, वो कैपिटल जिसे आप उन रिटर्न में लगा सकते हैं, एक में पॉजिटिव और दूसरे में एग्जीक्यूशन रिस्क की नेगेटिव चीज़ों को मैनेज करने के तरीके होना, हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो अभी पोर्टफोलियो में आपके पास जो कुछ भी है, उसके बारे में बात किए बिना लेकिन एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का उदाहरण दीजिए, जो आपने किया हो और जो इनमें से कुछ बातों पर खरा उतरता हो? हाँ, मैं कहूँगी कि अ बड़े पैमाने पर हमने अपनी पिछली भूमिका में भी इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, और यही इन बिज़नेस की सबसे अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अभी जो चीज़ सच में दिलचस्प है, वो है चिप स्टैक के साथ क्या हो रहा है, इसलिए हम उस पर बहुत समय बिता रहे हैं। तो आपके पास टीएसएम जैसे बिज़नेस हैं, जो जाने-माने हैं, जो असल में ये ताइवान की ताइवान में कंपनी वे एक है तरह से ना? कॉर्नर किए हुए हैं, खासकर प्रोसेस इंजीनियरिंग के पहलुओं में। तो ये असल में सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं, बल्कि कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए मुझे ऐसे सिस्टमैटिक मोड पसंद हैं, जहाँ कोई एक छोटी, आसान चीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं कि शहर में सिर्फ सोने की खदान है, बल्कि उस प्रोसेस का मालिकाना हक है कि खदान से सोना कैसे निकाला जाता है। मुझे ऐसे ही बिज़नेस पसंद हैं, जिनमें इस तरह की डायनामिक्स होती हैं। मुझे ये भी लगता है कि एआई में चिप लेयर में अभी कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है, जहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में बहुत बात हुई है। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इन्फ्रेंस ही असली कमाई का ज़रिया है ना? तो आखिरकार हम मॉडल्स से रोज़ यही काम करवाने वाले हैं, और ये खास एलएलएम के अंदर होंगे। गूगल का अपना इन्फ्रेंस स्टैक होगा, ओपन एआई, एंथ्रोपिक और दूसरे। और मुझे लगता है कि गूगल के टीपीयू के आसपास जो हो रहा है, वह इसे कम करने के मामले में सच में बहुत दिलचस्प है। तो एसिक्स या एसिक चिप्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक चिप्स, जो खास तरह के वर्कलोड के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, और जिसके कारण ये बहुत लंबे समय तक चलने वाले फ़ायदे पैदा करता है, और इसलिए हम इस तरह की थीम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमने पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे लगता है कि गो टू मार्केट मोड्स का कॉम्बिनेशन और लगातार बढ़ने वाला प्रोसेस इनोवेशन और दुनिया भर के डॉक्टरों, नर्स प्रैक्टिशनर्स के बड़े ग्रुप में शामिल होता है, जो असल में इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव भी बनता है। तो मुझे लगता है कि ये एक और एरिया है, जहाँ बड़े बिज़नेस सच में उभर रहे हैं और बन चुके हैं। तो चिप स्टैक लेयर के आसपास जो हो रहा है, उसमें शायद ये 2 बड़े बकेट हैं, और मैड टेक लेयर जो पिछले 20 सालों से चल रही है, तो ये नई नहीं है। मुझे लगता है एक और दिलचस्प कैटेगरी भी है, जहां एक नजरिया है कि एआई शायद असल में जितना है उससे थोड़ा ज्यादा डिसरप्ट कर रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि रियल टाइम डेटा और डेटा एनालिटिक्स के अंदर कुछ प्रोप्राइटरी डेटा प्रोवाइडर हैं। मुझे मुझे लगता है सच में दिलचस्प हैं और सच में शानदार बिजनेस है, जहां उनके पास सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड और सिस्टम ऑफ वर्क फ्लो दोनों एक साथ हैं, और ये तीनों मिलकर एक बहुत ही बेसिक इनोवेशन इंजन के साथ अक्सर बहुत मजबूत मोड्स बनाते हैं। वे किस तरह की कंपनियां होंगी? तो ये ऐसे बिजनेस होंगे जो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डेटा देते हैं। तो सोचिए आपके पोर्टफोलियो के लिए भी एफएक्स क्लियरेंस या फिक्स्ड इनकम या इक्विटी मार्केट के लिए ज़रूरी सभी रियल टाइम प्राइसिंग के बारे में। मुझे लगता है कि ये रियल टाइम डेटा हैं, जिन्हें जैसे किसी एलएलएम के लिए कभी भी बदलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये रियल टाइम नेचर के हैं। लेकिन ये ट्रेडिंग और कंप्लायंस के आसपास के असली वर्कफ्लो में एम्बेडेड हैं, जिन्हें बदलना भी बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए लोगों की ऐसी सोच है कि एआई मॉडल्स से उन्हें हटाया जा सकता है। अ, लेकिन मुझे लगता है कि यह देखना या समझना मेरे लिए लगभग बहुत मुश्किल है। जब आप इन्वेस्ट करती हैं या सोचती हैं, तो आपका टाइम होराइज़न कैसा होता है? जितना हो सके लंबे समय के लिए, ज़ाहिर है शॉर्ट्स अलग होते हैं। वे ज़्यादा कैटलिस्ट ड्रिवन होते हैं और आमतौर पर 9 महीने से कम के कैटलिस्ट पीरियड होते हैं। लेकिन लॉन्ग साइड पर, जैसा कि मैंने कहा, मुझे ड्यूरेशन देखने के लिए अपनी प्रोसेस पर भरोसा है। तो हम सच में उन फैक्टर्स के
कॉम्बिनेशन की तलाश में हैं जो इंक्रीमेंटल रिटर्न और कैपिटल को आगे बढ़ाते हैं, जिसे उस इंक्रीमेंटल रिटर्न पर लगाया जा सके जो असल में हमारे वैल्यूएशन होराइजन के हिसाब से 3 से 5 साल के साइकिल में दिख रहे हैं। लेकिन आइडियली हम इससे आगे भी लीवर्स देखते हैं। हाँ, तो शॉर्टिंग की तुलना लॉन्ग इन्वेस्टिंग से कैसे की जाती है? क्या एक ही व्यक्ति दोनों कर सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये असल में लॉन्ग साइड की दूसरी मसल है, जैसा कि आप जानते हैं। ये असल में इसके बारे में सोचना है। तो कभी-कभी आपको ऐसे साफ शॉट्स दिखेंगे जो लॉन्ग्स की टूटी हुई मिरर इमेज होते हैं। एक्स जीत रहा है, वाई हार रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत कम होते हैं और बहुत कम देखने को मिलते हैं और आम तौर पर ये काफ़ी नहीं होता। मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको टाइमिंग सही रखनी होगी कि वे जीतने या हारने वाले डायनामिक्स असल में कब काम करेंगे। आम तौर पर ये कुछ कॉम्बिनेशन द्वारा होता है, जैसे क्लियर प्राइस कॉम्पिटिटिव प्रेशर, क्लियर शेयर कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो उन प्राइसिंग प्रेशर की ओर ले जाते हैं और फिर वो दूसरे फैक्टर्स के साथ मिलकर जैसे मैनेजमेंट द्वारा गलत एग्जीक्यूशन, आपके पास एक काफ़ी अच्छा शॉट होता है। लेकिन समस्या ये है कि उन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए ज़रूरी टाइम फ्रेम के अंदर होना एक मुश्किल काम है और फिर इसमें सभी तरह के फैक्टर रोटेशन और आज के मार्केट की पैसिव प्रकृति को जोड़ दें, जो अक्सर क्वांट और ईटीएफ और बाकी फंड्स द्वारा चलाई जाती है। आपके पास कई डायनामिक्स होते हैं जो ट्रेडिंग को चला रहे होते हैं, जिनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या आप शॉर्ट करती हैं? हम शॉर्ट करते हैं। ये बहुत स्ट्रेसफुल है। ईमानदारी मेरा से मतलब बोलूँ है तो ये मुझे बहुत ये पसंद है। क्योंकि आप इतने लंबे समय तक गलत होते हैं और जब आप सही होते हैं, तो ये बस इन बर्स्ट्स की तरह होता है ना? और वे बहुत लंबे समय तक नहीं चलते। आप शायद 1 हफ्ते के लिए बहुत सही होते हैं और फिर आप 2 साल के लिए फिर से गलत हो जाते हैं, है ना? ये मुश्किल है। और आप लेकिन हम दर्द फिर भी उठाते हैं। एब्सोल्यूट प्रॉफिट डॉलर शॉट्स तलाश करते हैं। क्या आप वैल्यूएशन की परवाह करती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत मायने रखता है। हम फ्री कैश फ्लो मल्टीपल्स देखते हैं, स्टॉक बेस्ड कॉम्प को खर्च करते हैं, सभी पुराने तरीके अपनाते हैं और चीज़ों को काफ़ी कंज़र्वेटिव तरीके से देखते हैं। और इसका कारण वही है जो मैंने पहले रिस्क मैनेज करने की इच्छा के बारे में कहा था। तो इस बारे में सोचते हुए मैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में सोचती हूँ और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन और आप शुरू में कितना पेमेंट करते हैं, वह इसका बहुत बड़ा हिस्सा है और खासकर वैल्यूएशन और मार्केट में इन्फॉर्मेशन की असमानताओं के बारे में सोचना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, आपके लोन पाइन के समय पर वापस चलते हैं और जैसा कि मेरा मतलब है आपने इसे स्टीव मैंडेल के साथ शुरू किया था। आपने लोन पाइन में अपने समय से क्या कुछ इम्पोर्टेंट बातें सीखीं? हाँ, मुझे लगता है कई बातें थीं। मेरा मतलब है और मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे वहाँ स्टीव के साथ ही कई शानदार लोगों के ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला। मैं कहूँगी कि मैंने जो सबसे बड़े सबक सीखे, उनमें से एक वो था जिस पर हमने बायस के बारे में बात की थी। मैं आपको एक बहुत ही खास उदाहरण देती हूँ और आपने शॉर्ट्स के बारे में बात की। हम शॉर्ट्स से शुरू कर सकते हैं। लोन पाइन में मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक नोकिया को शॉर्ट करना था और मैंने नोकिया को शॉर्ट किया था। ये आखिर में नीचे चला गया। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही थी और फिर ऑब्वियसली 2014 में माइक्रोसॉफ्ट आया और उसने उसको $7 बिलियन में खरीद लिया और वो मेरे और मेरी फर्म के लिए बहुत दर्दनाक दिन था और फिर 18 महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसे राइट ऑफ कर दिया। ये खत्म हो गया और इसलिए आप सही हो सकते हैं और आप पूरी तरह से गलत भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने पहले कहा था, शॉर्ट साइड पर। तो इन सब में सबक क्या था? सबक ये है, अगर आप बिज़नेस को एक अकेले बिज़नेस के तौर पर सोचते हैं, हाँ, आप सही थे, बहुत बढ़िया। हालाँकि आपने असल में समय के साथ बिज़नेस की दूसरी सभी रणनीतिक वैल्यू के बारे में नहीं सोचा। तो किसी बिज़नेस के बारे में अकेले में नहीं, बल्कि ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से सोचना, लेकिन अलग-अलग हिस्सों में नहीं, ये कुछ ऐसा है जो मुझे बार-बार सीखना पड़ता है और जो मैं अपनी टीम को सिखाती हूँ। तो सिस्टमैटिक अलग-अलग हिस्सों में नहीं सोचना, ये नंबर 1 है और नोकिया का उदाहरण एक है। और दूसरा है अम बैलेंस शीट लेवरेज से बचना, जैसे पब्लिक एलबीओ और मैंने मुश्किल तरीके से सीखा है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। और मैंने ऐसी गलतियाँ की हैं जहाँ मैंने अच्छे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जो ओवर लेवरेज्ड थे, काफ़ी अच्छे बिज़नेस, वे ओवर लेवरेज्ड थे। बट एज़ अ रिज़ल्ट जब मुश्किल टाइम और ज़रूरी मैक्रो टेंशन आए, तो उनके पास काम करने की क्षमता बहुत कम थी। तो ये एक और बड़ा सबक है और मैंने वहाँ गलतियाँ की, जैसे ऑल्टाइस जैसे बिज़नेस में। जैसे कि तीसरा मुझे लगता है शायद सबसे इंटरेस्टिंग है एआई चिप स्टैक पर हमारी चर्चा पर वापस जाते हुए और कैसे पुरानी टेक्नोलॉजी नए तरीकों से रुकावट डाल सकती है, जो है एनवीडिया। तो एनवीडिया इसे पूरी तरह से एक जीपीयू बिजनेस के तौर पर देखती थी, जो ये था भी। लेकिन फिर 2015 में हमारे पास डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप माइंड के पेपर्स आए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग था और आपने देखना शुरू किया कि पैरेलल कंप्यूट कितना ज़रूरी होगा, जीपीयू उस पैरेलल के लिए कैसे मददगार होंगे। असल में उस पैरेलल कंप्यूट के मशीन लर्निंग के नए इंजन को चलाने के काम करने के लिए ज़रूरी होंगे। हमें नहीं पता था कि जनरेटिव एआई होने वाला है, लेकिन आपने डेफिनेटली देखा कि मशीन लर्निंग के अर्ली स्टेज में क्या हो रहा था, जो बाद में
जनरेटिव एआई बना। और सच तो ये है कि उस समय वीडियो गेम के लिए जीपीयू के अलावा एक बड़ा क्रिप्टो कंपोनेंट भी था। उस समय गेमिंग और क्रिप्टो ही एनवीडिया को चला रहे थे। और मैंने कहा, हाँ, लेकिन ये एआई चीज़ होगी और वो बहुत बड़ी होगी। पता चला कि वे चूक गए। और देखो, काफ़ी हद तक क्रिप्टो में एक साथ क्रैश हुआ और चीन में परमिट में देरी के कारण गेमिंग में असर पड़ा, जो बिजनेस के वीडियो गेमिंग हिस्से की डिमांड का बड़ा ड्राइवर था उस समय। इसलिए मैंने इसे बेच दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन बड़ी बात यह है, वो एक गलती थी, लेकिन बड़ी गलती वो नहीं थी। बड़ी गलती ये थी कि बाद में एनवीडिया को दोबारा नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि ये संक कॉस्ट बायस बहुत पावरफुल है और इसीलिए मैं अब सर्गो में इतना टाइम बिताती हूँ ताकि ये देख सकूं कि हम वहाँ मौजूद आइडिया सेट्स का एक मजबूत सर्वे करते रहें और ये देखें कि हम लगातार उन्हें रिवाइज करते रहें, जिसमें उन नामों को भी शामिल करें जिन्हें हमने मिस कर दिया है, ताकि ये मेक श्योर हो सके कि हम बार-बार इस समस्या में ना फंसें। जो चीज़ें आपने कम कीमत पर बेची हैं, उन्हें वापस खरीदना हाँ, बहुत मुश्किल लेकिन ये होता है। मेरी राय में ये बस ये कोई मुश्किल बहाना है। नहीं है। नहीं, और बिल्कुल। मुझे लगता है कि क्योंकि ये इतना मुश्किल है, ये नए आइडिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग अवसर है। जब आप गलत होते हैं, जो अक्सर होता है और कम से कम मेरे लिए तो होता है, तो मुझे लगता है कि ये शायद स्पष्ट सबक वाले 3 ठोस उदाहरण हैं। एक सिस्टमैटिक, न कि अलग-थलग सोच के बारे में, दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में सावधानी बरतने के बारे में वर्सेस लेवरेज के दूसरे ड्राइवर जिनके बारे में हम सभी खुश हैं, और तीसरा इन बायस के बारे में, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, जिसमें संक कॉस्ट बायस भी शामिल है। तो माला, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो थोड़े पर्सनल नेचर के हैं। क्या आपको लगता है, मेरा मतलब है, आप कुछ समय यूएस में और कुछ समय इंडिया में पली-बड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि ये मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड दुनिया और इन्वेस्टमेंट को देखने के आपके तरीके पर असर डाल रहा है? बहुत हद तक मैं कहूँगी, इंडिया में बड़े होने पर, ऐसे बैंगलोर में बड़े होने पर, जो आज जैसा बैंगलोर नहीं था, एक बहुत शांत शहर। उस समय इसे असल में रिटायरमेंट वाला शहर माना जाता था। मेरे माता-पिता दोनों, मेरी माँ डॉक्टर हैं, मेरे पिता एकेडमिक हैं और वे वहाँ उस कैपेसिटी में काम करते थे। और ये कई मायनों में बहुत शांत, बहुत एकेडमिक, बहुत बौद्धिक परवरिश थी। लेकिन उस समय के इंडिया की बहुत कड़वी सच्चाइयों से अनजान नहीं थी। एक ऐसा इंडिया जो कई मायनों में उन दीवारों से परेशान था, जो खड़ी की गई थीं। ये उस समय एक बंद इकोनॉमी थी, जिसे लाइसेंस राज कहा जाता था। और यह बहुत साफ था कि ये इकोनॉमी के लिए कुल मिलाकर असली समस्याएं पैदा कर रहा था, यहाँ तक कि एक छोटी लड़की के रूप में बड़े होते हुए भी। लेकिन मुझे लगता है कि इनकम इनइक्वालिटी का लेवल देखना भी कुछ ऐसा जो चौंकाने वाला है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, और उसके खतरे मुझे बहुत साफ हो गए। और संस्थानों में भरोसे में कमी, जिसके कारण अक्सर करप्शन होता है, कुछ ऐसा था जिसके साथ मैं बड़ी हुई, और ये सब मेरे आसपास था। और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसने कम से कम मुझ में वापस देने और सेवा करने की बहुत मजबूत भावना पैदा की। और मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक मेरा परिवार भी है। मेरी परदादी जेल में थीं क्योंकि वो गांधी के तहत आज़ादी के आंदोलन में काम कर रही थीं। और मुझे लगता है कि सामाजिक सेवा और आप कैसे वापस देते हैं, ये विचार भारत में बड़े होने की सामाजिक वास्तविकताओं से और भी मजबूत हुआ। अब ये सब कहने के बाद ये कुछ मायनों में बहुत बढ़िया भी था। कुछ हद तक इसलिए भी क्योंकि वहाँ की लोकल संस्कृति और लोकल डायनामिक्स बहुत मजबूत थे और एक बहुत रिच लिटरेचर और इतिहास और खुद की समझ थी, जो कुछ-कुछ इस बात से भी आई कि उस समय भारत बहुत-बहुत ज़्यादा बंद था। और इसलिए मुझे लगता है कि इन सब के नतीजे में मुझे इस बात पर बहुत गर्व महसूस हुआ कि भारत किस चीज़ के लिए जाना जाता है, आज ये क्या बन गया है और भविष्य में क्या बनेगा। आप कई महिलाओं के लिए रोल मॉडल हैं और मुझे लगता है कि जब आपने अपना फंड लॉन्च किया, तो वो किसी भी महिला का अब तक का सबसे बड़ा लॉन्च, सबसे बड़ा हेज फंड लॉन्च था, है ना? ये बहुत कमाल की बात है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक महिला होने के बारे में कोई बात? मैं कहूँगी, देखिए, सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा और मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। वहाँ कुछ सच में बहुत टैलेंटेड महिलाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी और शायद बाद में फिलैंथ्रोपिक कम्युनिटी के लिए भी एक रोल मॉडल बनूंगी। ये मेरे काम और मेरे उसूलों और मेरी पहचान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे सच में लगता है कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस बड़े तौर पर ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, चाहे आप किसी भी रूप में बाहरी हों। ये उतना ही मेरिटोक्रेसी वाला बिजनेस है जितना मैं सोच सकती हूँ। मेरा मतलब है, मैं अपने सिर पर 2 सींगों वाली हरी मंगल ग्रह की हो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न देती हूँ, तो दरवाजे के बाहर लोगों की लाइन लगी होगी, वो लोग जो मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, है ना? तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मेरिटोक्रेसी वाली इंडस्ट्री है और मुझे बस उम्मीद है कि सर्गो जैसी जगहें और जो प्लेटफ़ॉर्म आप यहाँ चला रहे हैं,
वे इस इंडस्ट्री में ज़्यादा लोगों के लिए वैल्यू जोड़ने के तरीके हैं, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि ये उन लोगों के लिए एक शानदार जगह है जो इंटेलेक्चुअली क्यूरियस हैं, हर तरह के लोग, जो आकर दुनिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं। खैर, आपके पास सच में कई तरह के गुण हैं क्योंकि आपकी इतनी सारी अलग-अलग चीज़ों में दिलचस्पी है। आपने लिखा है, आपने एक किताब लिखी है, आप एक नाटक से जुड़ी रही हैं। ये सब आपकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी में कैसे काम करता है? मुझे लगता है अ, अच्छा, पहले मुझे अपनी कुछ चीज़ों के बारे में बताओ क्योंकि आप बहुत सारी फ़ंकी चीज़ें करती हो। मैं प्रोफ़ेशनल काम के अलावा 2 मेन चीज़ें करती हूँ। एक है फ़िलैंथ्रोपी और दूसरी क्रिएटिव काम, जिसके बारे में आपसे पहले बात कर सकती हूँ। तो फ़िलैंथ्रोपी के मोर्चे पर मैंने बहुत जल्दी शुरुआत की, इसलिए लोन पाइन में पहले साल से ही मुझे लगा कि वापस देना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं एक इन्वेस्टर के तौर पर करती हूँ, ये असल में बहुत अच्छे सोशल एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने और ये देखने के बारे में था कि हम उन्हें देख सकें और उन्हें जल्दी देख सकें। तो मैं बहुत लकी थी कि पॉल फार्मर से मिली, जो उस समय पार्टनर्स इन हेल्थ को बनाने के शुरुआती दौर में थे। दुःख की बात है कि उनका निधन हो गया, लेकिन वे मेरे लिए एक बहुत अच्छे मेंटर थे। और उन्होंने हमेशा कहा, "पब्लिक हेल्थ हथियारबंद डकैती जैसा है, बजाय इसके कि बूढ़ी औरत को सड़क पार कराने में मदद करना। चीज़ों को बनाने के लिए चीज़ों को तोड़ना पड़ता है, और ये सच में ऐसा ही है। और लोगों तक सही में समाधान पहुँचाने के लिए साइलो सोच को तोड़ने के मामले में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत में एक ग्रामीण मैटरनिटी क्लिनिक में ये मैंने उनके जैसे लोगों से, अतुल गवांडे जैसे लोगों से और दूसरों से सीखा, जिनके साथ मैंने काम किया है। और ये सब समाज गियर की वजह से हुआ, जो उस समय गेट्स फाउंडेशन में काम कर रहे थे, और मैंने सर्गो हेल्थ शुरू किया था। और ये बात अब 1 दशक से भी ज़्यादा पुरानी है, और हमारा नज़रिया बहुत हद तक ये था कि हम हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी को कैसे बेहतर बना सकते हैं और टारगेटेड डेटा सेट के साथ सच में मदद कर सकते हैं। सिर्फ डेटा और डेटा का सेट नहीं, बल्कि बिहेवियरल डेटा। तो मुझे लगता है कि एआई में संभावित रूप से होने वाली सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक है एआई में क्यों जोड़ना। एआई ये सवाल हल करने में बहुत अच्छा है कि निकोलाई अगले किस विज्ञापन पर क्लिक करेगा, लेकिन क्यों नहीं? और मुझे लगता है कि इस बड़े पैमाने के बिहेवियरल डेटा को जोड़ना, जिसे आप कुछ काफ़ी बेसिक बेजियन नेटवर्किंग मैथ का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ये बताने के लिए कि कोई महिला डिलीवरी के लिए मैटरनिटी क्लिनिक क्यों नहीं जा रही है, या इस कम्युनिटी में XYZ गर्भ निरोधक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम बहुत समय बिता रहे हैं। और डेटा को एक पब्लिक गुड के तौर पर और डेटा साइंस को एक पब्लिक गुड के तौर पर देखना, ये कुछ ऐसा है जिस पर हम बहुत समय बिताते हैं। तो ये फिलैंथ्रोपी एफर्ट का एक बड़ा हिस्सा है, और हम मदद करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स कैंप फाउंडेशन और दूसरों जैसे ग्रुप्स और लोकल सरकारों के साथ काम करते हैं। और एक दिलचस्प बात, हमने भारत में मैटरनल मॉर्टेलिटी पर बहुत सारा काम किया, ताकि उत्तर प्रदेश राज्य को टारगेट करने में मदद मिल सके, जो सिर्फ मैटरनिटी क्लिनिक अपनाने पर हर साल $1 बिलियन खर्च कर रहा है और इसे बढ़ा रहा है। और फिर हमें यूएस से लोगों के फ़ोन आने लगे, यहाँ मैटरनल मॉर्टेलिटी बढ़ रही है। ये एक असली समस्या है। हम यूएस में उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? और फिर इससे उबर के साथ एक असली प्रोग्राम शुरू हुआ, दारा के साथ, जिन्होंने संपर्क किया। मुझे लगता है कि आपने उनका इंटरव्यू लिया है, मॉम्स के लिए राइड्स देने के लिए। समस्या मैटरनिटी प्लान बनाना और ये मेक श्योर करना नहीं थी कि महिलाएं असल में क्लिनिक जाएँ। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन ही असल में इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ये ट्रांसपोर्ट था, ना कि हॉस्पिटल केयर। तो क्यों समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड है, जहाँ टेक्नोलॉजी और फिलैंथ्रोपिक दोनों मिलते हैं। क्रिएटिव काम के बारे में सच में दिलचस्प बात ये है कि मुझे लगता है कि हम इंसान तब सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, जब हम अपने बारे में नहीं सोचते, चाहे वो प्रोफ़ेशनल काम हो, फिलैंथ्रोपिक काम हो या क्रिएटिव काम हो, और इसलिए मैं ये सब खुशी से करती हूँ, कॉलेज के समय से ही। मतलब छोटी कहानियाँ लिखना। और मुझे लगता है कि आखिरकार सब कुछ एक कहानी है ना? अ, और हमने हाल ही में बहुत अलग-अलग तरह के बहुत सफल लोगों के एक ग्रुप के साथ डिनर किया, और खैर उनसे प्रेडिक्शंस करने को कहा, आप और वे मज़ेदार डिनर करती हैं? और हमने उनसे प्रेडिक्शन करने को कहा। उन सभी ने काफ़ी निराशावादी प्रेडिक्शन किए, तो ये नैरेटिव सेल्फ और मैं खुद को कैसे देखती हूँ, उसके बीच टकराव है वर्सेस सोशल सेल्फ और सोशल कॉन्टेक्स्ट। और इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज़ है, जिसके बारे में मुझे लिखना और सोचना पसंद है, और ये सच में मज़ेदार रहा है। थिएटर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। हाँ, तो थिएटर प्रोजेक्ट, थिएटर ऑफ द माइंड, ये असल में न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज़ पर आधारित था। मुझे उन कुछ इकोनॉमिक गेम्स के आसपास क्या हो रहा था, जिसमें हम बात करते हैं, kahneman, थेलर और ट्वेर्स्की के काम में बहुत दिलचस्पी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गेम होता है जिसे द डिक्टेटर गेम कहते हैं, जहाँ भले ही खेलने वाले ग्रुप में कोई व्यक्ति टेबल पर रखे सारे सिक्के ले सकता है, फिर भी लोग ऐसा नहीं करते। वे शेयर करना चाहते हैं, और यही उम्मीद की बात है। और मुझे इसमें दिलचस्पी थी, और मैं इसे लंदन के साइंस म्यूजियम के बेसमेंट में ले जाना चाहती थी, जो दुनिया के महान म्यूजियम्स में से एक है। लेकिन मेरे दोस्त ब्रायन एनो ने कहा, नहीं, इसमें कुछ और भी है। उन्होंने मुझे डेविड बर्न से मिलवाया, जो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहे थे। ज़्यादा सेंसरी, प्रोप्रियोसेप्शन के साथ खेलने वाला, और ये समझने वाला कि आप कैसे एक गुड़िया के शरीर में रह सकते हैं। ये काम एक स्वीडिश लैब एयरसन लैब्स ने किया था। और जब हम मिले, तो हमने सोचा,
ठीक है, ये असल में कुछ और ही है जो कि एक थिएटर पीस है। इसमें एक कहानी है। ये एक ऐसे आदमी की ज़िंदगी की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी उल्टी दिशा में जी रहा है और इन एक्सपेरिमेंटल पहलुओं के साथ यादों से निपट रहा है। ये डेनवर में बहुत सफल रहा और अब ये शिकागो के गुडमैन थिएटर में जा रहा है। तो ये भी सच में बहुत मज़ेदार रहा है। तो बस ये सच में नए और ताज़ा तरीकों से सोचने और ये मेक श्योर करने के बारे में है कि ये ज़्यादा क्रिएटिव कम अलग-थलग सोच में बदले। आप ये सब वापस इन्वेस्टिंग में कैसे लाती हैं? मुझे लगता है कि ये सब इस आइडिया पर वापस जाता है कि कैसे सब कुछ केवल कुछ मायनों में नैरेटिव है और असल में कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचना। और ये नाटक के अलग-अलग किरदारों के मुकाबले कितना पावरफुल है और वे सब मिलकर कैसे काम करते हैं। असल में इसे एक पूरी सिस्टमिक प्रोसेस के बारे में सोचना। मुझे लगता है कि ये इन सभी में कॉमन पॉइंट है। अ, दूसरा है क्यूरियोसिटी। मुझे लगता है कि इनमें से हर काम में क्यूरियोसिटी ही सबसे ज़रूरी है। चाहे वह किसी समस्या को समाज सेवा के लिए हल करना हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ढूँढना हो और उसे जितना हो सके समझना हो, या कोई अच्छा, बहुत अच्छा क्रिएटिव काम करना हो। मुझे लगता है दूसरा गुण है खुलापन। लिखना विनम्रता की अच्छी एक्सरसाइज है। मेरे बाकी कामों के उलट किसी को सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक और शॉर्ट स्टोरी लिखूँ या नहीं। दुनिया में ऐसी बहुत कहानियाँ हैं। लेकिन लोगों के सच में परवाह करने के लिए बार-बार रिवाइज़ करना होगा। रिवीजन क्या है? इसे जितना संभव हो उतना अच्छा बनाना। इसका मतलब है संभावनाओं के लिए खुलापन और बेहतर के लिए खुलापन। और मुझे लगता है कि सर्टेनिटी से सावधान रहें। मुझे लगता है कि ये शायद इन सभी में एक और कॉमन बात है। वो व्यक्ति जो 100% श्योर है कि एक्स या वाई या ज़ेड हो रहा है, वह हमेशा मेरे लिए एक रेड फ्लैग होता है। ये कभी भी इतना सर्टेन नहीं होता। क्यूरियस और हम्बल बने रहने का राज क्या है? अ, मुझे लगता है कि ये बहुत ये एक अच्छा चक्र है ना? क्योंकि अगर आप शुरू से ही क्यूरियस और हम्बल हैं, आप सीखते हैं और आप देखते हैं कि सीखने के लिए और कितना कुछ है और ये आपको हम्बल बनाए रखता है। और फिर आप लेकिन आप वहाँ मौजूद संभावनाओं से भी एक्साइटेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बस एक अच्छा चक्र है, शुरू में उस व्हील पर चढ़ने का। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मज़ेदार भी है ना? सीखने से ज़्यादा मज़ेदार और क्या है? आप कब उठती हैं? मैं हर दिन सुबह लगभग 6 बजे उठती हूँ। आप क्या पढ़ती हैं? मैं आमतौर पर अखबार पढ़ती हूँ। मैं आमतौर पर बस सोचने में समय बिताती हूँ और फिर मुझे कभी-कभी थोड़ी देर टहलना पसंद है और फिर मैं सभी अखबार पढ़ती हूँ, नॉर्मल चीज़ें, और फिर सीधे काम में लग जाती हूँ। आप कैसे सोचती हैं? क्या बस बैठकर सोचती हैं? यूजुअली वॉक करते हुए, इधर-उधर घूमते हुए। क्या आप अपनी सोच को स्ट्रक्चर देती हैं या बस कुत्तों और पेड़ों और चीज़ों को देखती रहती हैं? नहीं, मेरे दिन के बाकी हिस्सों में मेरे पास बहुत सारी स्ट्रक्चर्ड सोच होती है। इसलिए दिन के उस समय मैं बस अपने दिमाग को घूमने देती हूँ और देखती हूँ कि क्या सामने आता है। आप रिलैक्स कैसे करती हैं? मैं उन लोगों के साथ समय बिताकर रिलैक्स करती हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, पढ़ना, लंबी हाइक पर जाना। तो ये आम तरीके हैं। मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग डिस्कनेक्ट होने के लिए, प्रकृति के साथ रहने और दोस्तों और परिवार के साथ रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैंटास्टिक। खैर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा आप लगा। क्यूरियस, हम्बल और एक इनक्रेडिबल प्रोफेशनल हैं। ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू निकोलाई। थैंक यू।